और आज की तारीख में तो खैर मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स के अलावा मैं नहीं समझता कोई इंडिविजुअल कलेक्शंस में सिक्के हैं, क्योंकि इतनी दिलचस्पी से जैसे मैं करता हूँ वैसे काफ़ी मतलब कम लोग हैं जो इतनी दिलचस्पी से सिक्के जमा करते हैं। अगर पता भी चल जाए, आपने बहुत सारे सिक्के जमा करने वालों का जिक्र किया, लेकिन वो सब जो है अब या तो गुजर चुके हैं, जैसे कि हुरमुत साहब का नाम लिया आपने, मुजीब यारजंग का नाम लिया आपने, ऐसे लोगों का वो किया, लेकिन अब और भी हैं शहर में जो सिक्के जमा करते हैं और जिसके सिक्के के कलेक्शन को इज्जत और कदर की नज़र से देखा जा सकता है। इस वक्त मेरी जहाँ तक मुझे याद है कि कोई ऐसा नामवर हैदराबादी इस वक्त मौजूद नहीं है जी जो बाहयात हो, जो कि कोई सिक्कों का कोई मेजर कलेक्शन मतलब रहा है। और मेरी खुशकिस्मती रही है जी कि मुझे तकरीबन आप समझ लें कि 1979 यानी कि 11 साल की उम्र से मैं सिक्के जमा कर रहा हूँ। अब मेरा एज अ कलेक्टर 33 इयर्स हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत तजुर्बा है इस फील्ड पे। और इत्तेफाक से तकरीबन 7 या 8 मेजर कलेक्शंस मुझे ख़रीदने का, या मेरे पास हैदराबाद के जो या दक्कन के जो नामवर कलेक्शंस थे वो मेरे पास उस कंप्लीट शेप में या काफ़ी उनके मतलब एक मेजर पार्ट ऑफ द कलेक्शन मेरे पास है। खूब जी। इस वजह से ये कलेक्शन एक बेहतरीन कलेक्शन की शक्ल में उभर के आया है, वरना मेरी उम्र का आदमी ऐसी चीज़ें एक साथ इतनी सारी चीज़ें जी, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप जवान साल अभी भी हैं, और आज से 20 साल पहले तो बिल्कुल ही जवान थे, लेकिन उसके बावजूद आपने एक बहुत संजीदा मौजू पर अपनी तवानाइयों को सर्व करना शुरू किया, और माशाल्लाह आज एक ऐसे ज़ख़ीरे के मालिक हैं जो काफ़ी कदर की निगाह से देखा जा सकता है। सुभान अल्लाह। तो इस्माइल मुख के सिक्कों से गुजरकर हम आगे बढ़ते हैं, तो कौन से सिक्के ऐसे हैं जिसके ताल्लुक़ से आप ख़ास तौर पर हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो बहमनी जो सल्तनत थी उनके जो आप अगर डायनेस्टी देखें, क्रोनोलॉजी देखें, तो 18 हुक्मरान गुजरे हैं जी। 18 में से सिर्फ 16 हुक्मरानों के सिक्के मिलते हैं या उनका रिकॉर्ड है जी। एक दाऊद शाह अव्वल और अहमद शाह फोर के सिक्के शायद उन्होंने नहीं बनाए या उनको वक्त नहीं मिला, बाकी के 16 रूलर्स के सिक्के हैं। और इत्तेफाक से मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास वो पूरे 16 रूलर्स के तकरीबन हर टाइप के सिक्के मेरे कलेक्शन में मौजूद हैं। तो हर टाइप से आपकी मुराद क्या है कि सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड? जी। तो जी। अच्छा, तो ये सिक्के जब गोल्ड के होते थे तो खालिस गोल्ड के होते थे या उसमें कुछ मिलावट करनी ज़रूरी होती थी उनको ढाले जाने के लिए? नहीं, 24 कैरेट तो नहीं रहते थे वो, लेकिन काफ़ी प्योरिटी ऑफ गोल्ड काफ़ी अच्छी है बहमनी गोल्ड कॉइन्स की जी। जो तकरीबन 16 हुक्मरान, जैसा अभी मैंने बताया आपको कि 16 हुक्मरान ने सिक्का ढाला, मतलब सिक्का उनके नाम पे सिक्का निकला। हर किसी को सोने का सिक्का बनाने का वक्त नहीं मिला। जैसा रहमतन शाह है, 6th या 7th रूलर हैं, बामुश्किल 3 महीने का उनकी भी दौर हुकूमत है। उनके बाद दाऊद शाह की भी सिर्फ 3 महीने की हुकूमत है। तो सिर्फ तांबे के और चांदी के सिक्के उनके मिलते हैं। अच्छा। और बाज़ के तांबे के और सोने के मिलते हैं, चांदी के नहीं मिलते, जैसा अहमद शाह 3rd है। अच्छा। तो इस टाइप के इसमें काफ़ी हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए मैं ये मानता हूँ कि सिक्के एक बहुत बड़ी हेल्प या असिस्टेंस दे सकते हैं दक्कन की या किसी भी मतलब डायनेस्टी की जो है वो तारीख को स्टडी करने के लिए। और ख़ास तौर पे एक बात मैं बहमनी सिक्कों के लिए कहना चाहूँगा कि पूरी क्रोनोलॉजी उसमें जो है, जैसा बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह है, उन्होंने अपना जो डायनेस्टी का नाम बहमनी रखा, वो बहमन बिन इस्फंदार एक मिथिकल पर्शियन उसके ऊपर रखा उन्होंने। अच्छा जी। उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हैं। आज की आप अगर एनसीईआरटी की किताबें देखें तो उसमें कुछ और अलग वो है, लेकिन जो अनडाइल्यूटेड हिस्ट्री है दक्कन की, उसमें बहमनियों का काफ़ी बड़ा एक कॉइनेज, कम से कम उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी इसलिए भी मानी जाती है। एक तो मेटल की प्योरिटी है, फिर उसमें पूरी बाकायदा हिजरी डेट्स, बेस में जो हिजरी डेट्स पूरी आती हैं, और बाज़ सिक्कों में तो रूलर के दादा का, वालिद का नाम आता है, तो क्रोनोलॉजी फिक्स करने में उसको काफ़ी आसानी होती है। जी। और काफ़ी जो है सिक्के काफ़ी अच्छे जो डाइस्ट्रक सिक्के हैं, या तांबे के हों या चांदी के हों या सोने के हों, ज़्यादातर अच्छी हालत में ही मिलते हैं। आपकी दानिश में सिक्कों के ज़रिए तारीख़ को समझने में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, क्योंकि सिक्के जो है अपना सिक्का छोड़े हुए रहते हैं, सिक्का जमाए हुए रहते हैं।
इस ताल्लुक से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए ये इसमें कोई जैसा कि फेरोबदल या कोई एडल्ट्रेशन या किसी किस्म का मिलावट नहीं की जा सकती। जी। ये अपनी छाप तारीख के ऊपर अपनी छाप छोड़े जाते हैं जी। और ये बिल्कुल जो भी लोग ये मतलब सब्जेक्ट स्टडी करते हैं उनके लिए एक बहुत आसानी का बायस बनता है कि वो बिना किसी मिलावट के या बिना किसी कोई आइडियोलॉजी के ये चीज़ों को स्टडी करके क्रोनोलॉजी पूरी बना सके। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है आप रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूमिस्मैटिक्स के मेंबर भी थे और अभी भी होंगे। उनके मैगजीन्स में आपके कुछ मज़ामीन छपे हैं, उन लोगों से आपकी मुरासलत अभी भी रहती है, उनसे किस तरह आपका नाता और रिश्ता बना हुआ रहता है? जी, मैं इत्तेफाक से दिसंबर 1991 से फेलो ऑफ द रॉयल न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी लंदन और फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन हूँ। और वो इत्तेफाक से उन्होंने उसको फॉर लाइफ कर दिया। वो पता नहीं क्या मुझ में देखा उन्होंने, तो वो फॉर लाइफ कर दिया फेलोशिप वो जी। तो जब 91 में मैं तकरीबन 23 साल का था, तो वो उस ज़माने में मुझे ऐसा लगता था कि शायद काफ़ी सीरियस काम नहीं हुआ हो हैदराबादियों की तरफ से। तो और मेरी खुशकिस्मती रही है और मेरा बहुत बड़ा मैं ये जैसा भी मैंने बताया आपको खुशकिस्मती या एक बाइज़्ज़त वो मानता हूँ कि मुझे ऐसे यंग एज में उन लोगों ने फेलोशिप दी, जबकि दूसरे जो इंडिया में सिर्फ 4 या 5 अब तक हैं फेलोज़ न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के हद तक, वो सब 50 प्लस या 60 प्लस की एज में दी गई और मुझे इत्तेफाक से 23 साल की उम्र में मिली फेलोशिप। जी, आपका ये एज़ाज़ हमारे शहर के लिए भी एज़ाज़ है और हम शहरियान हैदराबाद की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये एज़ाज़ हमारे शहर के लिए हासिल किया। तो बहमनी सलातीन के सिक्कों से आगे बढ़ते हुए हम कोई ख़ास बात आप बताना चाहेंगे कुतुब शाहियों के बारे में और दीगर जो सल्तनतें थीं, जो दीगर किंगडम्स थीं, आदिल शाही, इमाद शाही, बरीद शाही, इसके ताल्लुक़ से कोई ख़ास बात बताना चाहेंगे? जैसा मैंने भी आपको बताया कि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है 1347 से 1947 तक, ये 600 साल का दक्कन में जो मैं से कहना चाहूँगा कि इस्लामिक हेरिटेज ऑफ डेक्कन 1347 टू 1947 600 साल की जो अनडाइल्यूटेड वो है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले तो क्योंकि बहमनी सबसे पहले इंडिपेंडेंट दक्कन सल्तनत थी, आज़ाद दिल्ली सल्तनत से आज़ाद होने के बाद उसके जब उसका ब्रेकअप हुआ 1538 में, तो हालांकि 1518 में कलीमुल्ला शाह के इंतकाल के बाद आप समझिए कि बहमनी सल्तनत का ख़ात्मा हो गया था, लेकिन 20 साल तक और उनके सिक्के ढले हैं, इसलिए 1538 क्रोनोलॉजी में कहा जाता है। उसके बाद बहमनियों के बाद दक्कन में 5 ब्रेकअवे सल्तनत और आई जो बहमनी सल्तनत की फाउंडेशन से निकली। वो एक तो आपके गोलकुंडे की कुतुब शाही, दूसरी बरीद शाही बीदर की, निज़ाम शाही अहमदनगर की और आदिल शाही बीजापुर की। जी जी। और इमाद शाही जो कि बहुत कम कुछ अरसे तक, मतलब बहुत कम उसमें 2 या 3 बादशाह गुजरे हैं, उसके बाद फिर यही सल्तनत में कहीं मिल गई। तो ये इमाद शाही सल्तनत जो है बुरहानपुर की थी। जी जी, यानी सेंट्रल प्रोविंसेस। जी। अच्छा, तो इन सल्तनतों के कोई ख़ास सिक्के का जिक्र करना चाहेंगे आप? कोई आपके कलेक्शन में वैसा कुछ है जो बड़ा ही नायाब है, या कोई इंटरनेशनल रिसालों में जिसका रेफरेंस मिलता है? इत्तेफाक से अब देखिए, जैसा मैंने भी आपको बताया कि हुरमुज़ साहब या हुरमुज़ काउस जी, जो कि मैं मानता हूँ उनको अनसंग हीरो ऑफ दक्कनी हिस्ट्री जी, वो या दिनकर राव मनसबदार या डॉक्टर अमजद अली, जो समझिए अब 1940s 50s, इसमें मैं एक डॉक्टर अब्दुल हमीद सिद्दीकी साहब का भी नाम लेना चाहूँगा। मरहूम हाल में उनका इंतकाल हुआ है। केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुआ करते थे निज़ाम कॉलेज में। उन्होंने भी तकरीबन 75 से 80 के करीब जो है उन्होंने आर्टिकल्स लिखे इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स के लिए। तो हैदराबादी जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी कलेक्शंस हैं वो किसी न किसी तरह से मेरे पास उसका एक हिस्सा आ गया है। इस वजह से एक सुप्रीम कलेक्शन की तरह बन गया है। बहुत अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इतनी, मैं नहीं समझता कि दक्कनी सल्तनत पे इतने वैरायटीज़ किसी इंडिविजुअल कलेक्शन में हैं।
म्यूजियम्स में शायद हों तो हों, वरना इंडिविजुअल कलेक्शंस में इतनी कोई वैरायटीज़ नहीं है किसी के पास। अच्छा, दक्कन का इलाका बिलखुसूस जो हमारी पुरानी हैदराबाद रियासत का इलाका था, या आज के ज़माने में जिसे खालिसतन तेलंगाना का इलाका कहा जाए, या काकतियाओं के ज़ेर इस्तिबदाद जो इलाका था, वो इलाके के ताल्लुक़ से कोई ख़ास सिक्का है आपके पास जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे? जी, मैं इत्तेफाक से कुछ साल पहले प्रोफेसर जयशंकर हुआ करते थे जो टीआरएस के आइडियोलॉग थे, उनसे मेरी बात हुई थी, और प्रोफेसर कोदंडराम जो अब हैं जे टीजैक के, तो उनसे मैंने एक ही सवाल किया था कि मुझे ये बताइए कि तेलंगाना जो नाम है ये कहाँ से आया, और वो लोग हड़बड़ा गए और सटपटा गए कि भाई आपने ऐसा सवाल कैसे पूछ लिया। हाँ। तो मैंने कहा साहब मेरे पास तो सिक्का है मोहम्मद बिन तुगलक का और उनके वालिद गयासुद्दीन तुगलक का, जिसपे मुल्क तिलंग बाकायदा लिखा हुआ आता, और इसी वजह से नाम तेलंगाना पड़ा। और मुझे याद है बचपन में हमारी दादी से हम लोग सुना करते थे कि वो कोई भी तेलुगु नहीं बोलता था, तिलंगी बोलते थे, तो इसलिए वो मुल्क तिलंग जो आया तकरीबन 1324 यानी कि तकरीबन 700 साल पहले, जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो यहाँ पर, जैसा मैंने भी बताया, बहमनियों की आमद से पहले वो, और उसी वजह से नाम तेलंगाना पड़ा एरिया का, जो वरंगल के, मेरे हिसाब से वरंगल के आसपास रहा होगा, और वो उस ज़माने में 700 साल पहले कुछ तेलुगु स्पीकिंग एरिया रहा होगा। जी, तो मुल्क तिलंग के नाम से सिक्का उस ज़माने का जो है मौजूद है। जी, और कई लोगों ने मुझे बताया कि वो तेलंगाना से रिलेटेड ओल्डेस्ट मतलब डॉक्यूमेंट है, मतलब अनडाइल्यूटेड या बिना कोई किसी किस्म की मिलावट का, इट्स एन ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ द वर्ड तेलंगाना फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो यानी मतलब कहीं किसी कदबे पर, किसी पत्थर पर कोई कुंदा ऐसा ये नाम, या कोई किताबों में कोई पारचा जात के ऊपर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता हमको। इससे पहले नहीं मिलता। इसके बाद तो कई हैं कि तेलंगाना जो लफ्ज़ है वो यूज़ में आने लगा, क्योंकि बहमनियों के ज़माने में ये 1324 का था, बहमनी ज़माने के शुरू से पहले। इसके बाद कई बहमनी हुक्मरान, उन्होंने अपने कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदारों को गवर्नर ऑफ तेलंगाना बना के भेजा, वैसा रिकॉर्ड मिलता है। अच्छा। तो वहाँ से तेलंगाना का नाम चलन में आया और अब तक है। और जी, कुतुबशाहियों के दौर में जाहिर है कि बड़े सिक्के ढाले गए होंगे, और कुली कुतुब शाह का 25 साल का बड़ा तवील दौर था, और मैं समझता हूँ सबसे खुशहाल दौर था। तो उस दौर में भी सिक्के बहुत ढाले गए होंगे, और उनकी अपनी एक क्वालिटी होगी, उसका वो होगा। कहीं उन सिक्कों के ज़रिए हमको भागमती के वजूद का पता चलता है? देखिए, कुतुब शाहियों के जो शुरू के जो सिक्के हैं वो बिल्कुल ही जैसा सुल्तान कुली है, जमशीद कुली है, उनके सिक्के बिल्कुल भी नई के बराबर हैं। जितने भी पब्लिश हुए हैं, मैं समझता हूँ कि वो घसे पिटे सिक्के, जहाँ पर लेजेंड मतलब रिकन्स्ट्रक्शन जिसे कहते हैं हम हिस्ट्री में, उसका अगर आप सिक्के देखें उस ज़माने के, तो बिल्कुल बहमनी दौर के सिक्के ही हैं, और उससे पढ़ने की कोशिश की गई है कि जमशीद कुतुब शाह, मैं नहीं समझता कि वो उनके सिक्के कुछ ढले गए हों। इब्राहिम कुतुब शाह के अलबत्ता सिक्के बाकायदा नाम के साथ और डेटेड स्पेसिमेंस मिलते हैं। इत्तेफाक से मेरे पास मेरे पर्सनल कलेक्शन में एक सिक्का इब्राहिम कुतुब शाह का है जो अनपब्लिश्ड है आज की तारीख में। उसमें एक अलम स्टैंडर्ड, पूरा अलम का एक वो है, डिज़ाइन है, पीछे सादतमंद अली लिखा है। इससे ये जाहिर होता है कि ये लोगों का जो रुझान था वो हज़रत अली की तरफ, और जिनका लक़ब हैदर कर्रार है, जिसकी वजह से इनका शहर आगे चल के हैदराबाद जो मौला के नाम से वो आया है। जी। तो अहले बैत से उनकी मोहब्बत के इजहार का तरीक़ा उन्होंने ये निकाला कि हैदर कर्रार के नाम पर नए शहर की बुनियाद रखी। ये सनद के तौर पर बात पेश की जा सकती है, क्योंकि उनकी मोहब्बत अहले बैत से बहरल मुसल्लिमा थी ज़रूर। तो और दीगर कोई सोर्सेज में किसी तरह से भागमती का कहीं जिक्र मिलता है हमको? आप तो